चलिए हम लोग का आज का टॉपिक है साबुन एवं अपमार्जक, सोप एवं डिटर्जेंट। तो इस टॉपिक से हम लोग का एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आता है कि नहीं। तो हो सकता है कि इस साल भी आप लोगों के एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आए। और ये टॉपिक जो है कोई खास भारी नहीं है, डेली हम लोग यूज करते हैं। सिर्फ उसके प्रोसेस को हमें क्या करना है, समझना है, प्रोसेस को समझना है। और अच्छी तरह से यदि समझ जाते हैं तो उसको आपको याद भी नहीं रखना है। हाँ, इसमें कुछ केमिकल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। तो हमारा जो टॉपिक्स है वो है साबुन एवं अपमार्जक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साबुन हम कहते किसको है कि नहीं, अपमार्जक हम कहते किसको है। इसका डिफिनीशन सबसे पहले हम जानते हैं। तो कह रहा है डिफिनीशन में कि वैसे कार्बनिक यौगिक जो जलीय माध्यम में धुलाई सफाई का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, साबुन एवं अपमार्जक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आया है कि वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक, यहाँ पर वैसे कार्बनिक यौगिक जो जलीय विलयन में, किस विलयन में, जलीय विलयन में धुलाई एवं सफाई का कार्य करता है, तो वैसे कार्बनिक यौगिक को हम सोप या डिटर्जेंट कहते हैं, साबुन या अपमार्जक कहते हैं। याद रहेगा, वैसे कार्बनिक यौगिक जो जलीय माध्यम में सफाई एवं धुलाई का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, साबुन या अपमार्जक कहते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप सोप देख रहे हैं, डेली हम लोग यूज करते हैं, सर्फ साबुन ये सब आप देख रहे हैं कि नहीं। टाइड, अब इसका हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, मतलब एक अपना डिटर्जेंट हो गया है कि नहीं, ये सर्फ हो गया टाइड, इसमें डिटर्जेंट की मात्रा जो होगा लगभग 30 से 35% के आसपास है होगा, ठीक है। ये साबुन हो गया, क्या हो गया, साबुन हो गया। साबुन भी अनेक वैरायटी का होता है, तो उसको हम लोग आगे चल करके सीखते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे तैयार किया जाता है। तो आई थिंक डिफिनीशन हम लोग को याद हो गया होगा कि वैसे कार्बनिक यौगिक है कि नहीं जो जलीय माध्यम में, हाँ, जलीय माध्यम में धुलाई और सफाई का कार्य करता है, क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ये साबुन होता क्या चीज है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलो एक बार डिफिनीशन पर ध्यान देते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों को सोडियम या पोटासियम लवण को साबुन कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको हम वसा अम्ल भी कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है जिसे हम एसिड कहते हैं साधारण भाषा में, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। एसिड का पहचान क्या होता है कि जिस कार्बनिक यौगिक में COOH रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड या कार्बोक्सिलिक समूह का वो मेंबर होता है, ठीक है। जिस हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक में COOH जुड़ा हुआ रहे तो उसको हम एसिड कहते हैं, या हम ऐसे बोलते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर लंबी श्रृंखला वाले, हाँ, लंबी मतलब सीधा चेन वाला होना चाहिए, ये क्या कहते हैं, इसको ब्रांच वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमको एक शब्द जोड़ देना चाहिए था, उच्च, क्या चीज, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों, लंबी श्रृंखला वाले उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम या पोटासियम लवण को साबुन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि लंबी श्रृंखला वाला उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमारा क्या तात्पर्य है। इतना तो समझ गए कि भाई ये एसिड है, तो एसिड है तो लास्ट में ये वाला चीज होगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RC≡OOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमारा मतलब क्या है। तो कह रहा है इसका मतलब हो गया कि वैसे एसिड जिसमें कार्बन की संख्या कम से कम 12 हो, वैसे एसिड जिसमें कार्बन की संख्या कम से कम 12 हो, तो वैसे एसिड को हम बोलते हैं वसा अम्ल। और उसी एसिड से साबुन तैयार किया जाता है, अपमार्जक तैयार किया जाता है। बात समझ में आया कि वैसे एसिड का वैसा समूह जिसमें कार्बन की संख्या कम से कम 12 होना चाहिए और अधिक से अधिक 20। तो कार्बन की संख्या 12 से 20 हो, तो वैसे एसिड को हम बोलते हैं वसा अम्ल। फैटी एसिड भी उसको हम बोलते हैं वसा अम्ल उसको बोलते हैं। बात समझ में आया। तो किस तरह के एसिड से साबुन या डिटर्जेंट तैयार किया जाता है कि वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या 12 या 12 से कौन सी हो ज्यादा हो, तो उस तरह के एसिड से जिसको हम उसी को हम बोलते हैं, हाँ उसी को बोलते हैं उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, या यहाँ पर उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल उसी को बोला जाता है, या उसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं वसा अम्ल बोलते हैं। तो दिमाग में दोनों आ गया। वसा अम्ल किसको बोलते हैं, ये भी एक एसिड ही है। वसा अम्ल क्या चीज है, ये भी एक एसिड ही है, ठीक है। लेकिन लेकिन अंतर क्या है कि वसा अम्ल में कार्बन की संख्या जो है कम से कम 12 होना चाहिए, या 12 से क्या होगा ऊपर होगा। अब प्रश्न उठता है कि इसको पहचानेंगे कैसे, ये तो हो गया कहने की चीज है। तो कोई ये वसा अम्ल जो होता है आपको पता चल जाएगा, कोई भी तेलीय पदार्थ आप लेते हो जैसे सरसों हो गया है कि नहीं, या कोई भी फैटी चीज हो गया, उसको लेते हो, यदि हाथ में से रह करके मसलते हो और हाथ में यदि आपका चिपचिपा तेल के जैसा लग जाए, तो समझ जाना कि इसके अंदर क्या चीज है वसा है। क्या चीज है वसा है। कोई भी पदार्थ खाने वाला या जो भी चीज है उसको यदि आप लेते हो और उसको यदि मसलते हो आप, अब मसलने पर हाथ के जैसा यदि हाथ में तेल के जैसा यदि लग जाता है, तो समझ जाना कि उसके अंदर वसा अम्ल है, मतलब वो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके अंदर। तो साबुन कैसे तैयार किया जाता है, किस एसिड से, वसा अम्ल से, वसा अम्ल से। अब वसा अम्ल में बहुत सारा होता है, लेकिन हम सभी को नहीं लेते हैं। कुछ वसा अम्ल होते हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, और उसी से हम साबुन बनाते हैं। अब साधारण सा एक साबुन कैसे बनाया जाता है, देखो तेल, ये सब वसा अम्ल जो होता है ना अधिकतर तेल में मिलता है। किसमें मिलता है, तेल में मिलता है, या जो चर्बी होता है उसमें मिलता है कि नहीं। तो इन सभी चीजों में हमें वसा अम्ल मिल जाएगा। तो तेल ले लो, क्या ले लो, तेल में NaOH डाल दो और उसके बाद फिर उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद साबुन बन जाएगा। सीधी सी बात है। साबुन कैसे बनेगा, तेल ले लो, वसा अम्ल किसमें होता है तेल में, तेल ले लो, तेल में NaOH डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं, उसके बाद उसको गर्म करो तो साबुन आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। बस ये सिंपल से एक लॉजिक हो गया। अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है कि नहीं, क्या होता है प्रोसेस, जैसे दही थोड़ा सा, इतना दूध ले ले ऐसे थोड़ा दही डाल दे तो पूरा दही जम जाएगा, दही बन जाएगा वो नहीं, उसमें टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम। तो प्रोसेस तो ये अपना, अब देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या चीज है। तो सबसे पहले कुछ वसा अम्ल जिससे हम साबुन तैयार करते हैं वो आपको याद रखना है। कुछ वसा अम्ल, तो यहाँ पर वसा अम्ल का डिफिनीशन भी लिख दिया है, उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही हम वसा अम्ल कहते हैं। बात वही हो गया जब भी आपको समझाए हैं। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल से मतलब क्या होगा, वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या 12 से लेकर के 20 तक हो, तो वैसे वैसे एसिड को वैसे एसिड को हम वसा अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ वसा अम्ल है जिसको आपको याद रखना है, और इसी से हम साबुन या अपमार्जक को तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे पहला हो गया हमारा C12, तो 12 का दुगुना क्या हो जाएगा हाइड्रोजन,
12 का दुगुना क्या हो जाएगा? अरे एसिड में क्या होता है, एसिड का सूत्र क्या होता है, जितना कार्बन होता है उसका, हाँ, उसका दुगुना से एक। अरे अल्काइल ये आर हो गया ना, तो आर क्या होता है, आर क्या होता है, CnH2n+1 और उसके बाद से COOH जोड़ देंगे। नहीं तो हम यहाँ पर यदि 12 ले ले तो कितना हो जाएगा, C12, अच्छा 12 दूनी 24 है, H25H, ये हो जाएगा एसिड ग्रुप तो रहेगा ही, ये हो जाएगा ना। अब इसका नाम हम लोग रखते हैं, इसका नाम क्या है, तो एक तो याद रखो कि यहाँ जब 12 कहेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा आपको दिमाग में आना चाहिए, 12 दूनी 1, और उसके बाद से COOH क्योंकि एसिड ग्रुप है तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉरिन अम्ल, ये वासा अम्ल है। लेकिन C12 कार्बन की संख्या 12 या उससे ज्यादा हो जाए तो उसी एसिड को हम लोग वासा अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वासा अम्ल बोलते हैं। तो C12 तो हाइड्रोजन कितना होगा 25, COH रहेगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं लॉरिल अम्ल। आपका एग्जाम में आ सकता है कि एक वासा अम्ल का नाम बताओ या इसमें निम्नलिखित में कौन एक वासा अम्ल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी तीनों में से कोई न कोई आपसे पूछेगा। या एक ओलियक अम्ल होता है, क्या होता है ओलियक, जो आगे हम बताएंगे। उसका C16 होता है, कितना होता है C16, तो 16 दूनी 32 है, 33 हो जाएगा हाइड्रोजन, और COOH होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा C12H25COH, तो क्या कहेंगे लॉरिल अम्ल कहेंगे। C15 वाले को क्या कहेंगे पामिटिक अम्ल कहेंगे, और C17 वाले को क्या कहेंगे एस्टियरिक अम्ल कहेंगे। याद हो गया, याद हो गया, लॉरिल अम्ल C12, 12 याद हो गया तो बाकी याद हो जाएगा। लॉरिल अम्ल C12, लॉरिल अम्ल C12, C12 12 दूनी 24 1 25 H25 COH, नहीं उसके बाद से आ जाएगा पामिटिक अम्ल, क्या हो जाएगा पामिटिक अम्ल, तो कार्बन कितना 15, तो 15 दूनी 30 है 31 COOH, नहीं और उसके बाद से आ जाएगा एस्टियरिक अम्ल, क्या आ जाएगा एस्टियरिक C17 तो H35 COOH हो जाएगा। तो 3 तो याद हो गया, जल्दी से बोलो वासा अम्ल की किसी 3 वासा अम्ल का नाम, पहला लॉरिल अम्ल, दूसरा पामिटिक और तीसरा एस्टियरिक। पहला, दूसरा और तीसरा एस्टियरिक अम्ल, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये मुख्य वासा अम्ल हो गए, और इस मतलब ये तेल में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं तेल में, और इसी से अब हम साबुन बनाने वाले हैं, इसी से साबुन। अब यहाँ पर साबुन का सूत्र क्या होता है ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो है H को हटा करके और यदि हम सोडियम लगा दें या K लगा दें तो वही आपका साबुन का सूत्र हो जाएगा। इसी में यदि H को हटा करके Na लगा दें, पोटासियम को हटा करके यदि हम या H को हटा करके K लगा दें तो वही हो जाएगा आपका साबुन का सूत्र। तो चलिए देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर अब साबुन बनाने के लिए मुख्यतः हम लोग इसका यूज करते हैं, ये वासा अम्ल का, इसका हम लोग यूज करते हैं, मुख्यतः इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, किसका एस्टियरिक अम्ल का ज्यादा यूज किया जाता है मार्केट में, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। चलिए प्रमुख साबुन का अनुसूत्र, ये कहो कि ये साबुन का सूत्र हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या बताए थे हम कि H को हटा करके Na लगा देना, नहीं तो जहां जहां H था, जहां जहां H था वहां पर आप Na या K लगा देना, दोनों बाद में बताएंगे क्यों K लगाएंगे क्यों Na लगाते हैं, नहीं तो फिलहाल आप सूत्र याद रखो कि साबुन का सूत्र क्या होगा, तो जहां जहां H है वहां पर Na लगा दो या K लगा दो, वो साबुन आपका, साबुन का क्या हो जाएगा सूत्र। ये भी एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में कौन जो है साबुन का सूत्र है, या कौन साबुन है, या कौन साबुन के अणुसूत्र है कि नहीं। तो चलो देखते हैं क्या नाम, जैसे यहाँ पर C15 तो 15 दूनी 30 है, एक ये सब तो वही रहेगा। Na जो इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम लोग चूंकि यहाँ पे H रहता ना तो उसको हम बोलते पामी, अब क्या बोलेंगे सोडियम पामी
पामीटेट बोलेंगे उसको। ध्यान से देखो यहाँ पर, पहले क्या बोलते थे उसको, पामीटिक अम्ल। अब ये पामीटिक से पामीटेट हो जाएगा, और सोडियम जोड़ देते सोडियम पामीटेट, सोडियम। उसी तरह से सोडियम एस्टियरेट, सोडियम सोडियम एस्टियरेट। तो ध्यान दो यहाँ पर C15, तो ये हो जाएगा सोडियम पामीटेट। C16 तो सोडियम ओलिएट, ओलिएट अभी नहीं बताए थे आप लोग को, जो हम C16 छोड़ दिए हैं, ओलिक एसिड है कि नहीं, तो ओलिक एसिड से ही बन गया ओलिएट। तो C16 सोडियम ओलिएट और C17 सोडियम एस्टियरेट। तो साबुन का सूत्र क्या होगा, पहला सोडियम एस्टियरेट हो सकता है, दूसरा सोडियम ओलिएट हो सकता है, और तीसरा सोडियम पामीटेट हो सकता है। तो ये आपका हो गया प्रमुख, जो साबुन का जो ज्यादा साबुन जो होता है ना, उसका फॉर्मूला यही होता है, ये वाला सोडियम एस्टियरेट, सोडियम एस्टियरेट। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया हमारा कि वसा अम्ल क्या होता है। वसा अम्ल साबुन में, वसा अम्ल में H हटा कर वहां पर Na या K लगा देते हैं तो साबुन का सूत्र हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये साबुन बनता कैसे है, बनता कैसे है। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं, जिसको हम साबुनीकरण कहते हैं। जब किसी तेल या वसा में NaOH वसा, सॉरी ये नहीं हटा दो, जब किसी तेल या वसा NaOH घोल के साथ मिला करके गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल तथा साबुन बनता है। इस प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। वही चीज जो आपको हम बता चुके हैं। क्या कर रहा है कि जब तेल या वसा अम्ल, वसा अम्ल NaOH घोल के साथ मिला करके, मतलब कि आपके पास कोई वसा अम्ल हो, उसमें क्या करो कि NaOH का घोल मिला दो, और मिलाने के बाद से उसको गर्म करोगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा। वसा अम्ल का चीज, वसा अम्ल में आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल को मिला दो, और मिलाने के बाद उसको आप गर्म करोगे तो आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा ग्लिसरॉल और दूसरा बन जाएगा साबुन। दूसरा क्या बन जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साबुनीकरण। ये भी एग्जाम में आता है कि साबुनीकरण क्या है, तो बिल्कुल आसान डिफिनीशन है इसका। वसा अम्ल में NaOH के घोल को मिला करके उसको गर्म किया जाता है तो साबुन एवं ग्लिसरॉल बनता है। इस प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। जब किसी तेल या वसा NaOH घोल के साथ मिला करके गर्म किया जाता है, जब किसी तेल या वसा को लिख देना यहाँ पर बेटर रहेगा, क्या चीज को NaOH घोल के साथ मिला करके, NaOH घोल के साथ, अब तुम कहोगे सर अब सिर्फ NaOH नहीं रहेगा इसके साथ, ध्यान से देखो अभी हम बताएंगे आपको। NaOH रहेगा या इसके साथ KOH भी हम मिला सकते हैं। आयल के साथ, आयल हो अपने कड़ाह में, उसमें हम NaOH या KOH दोनों में से कोई हम डाल दे और उसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद यही दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बन जाएगा ग्लिसरॉल और दूसरा बन जाएगा साबुन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साबुनीकरण। याद हो गया, किनको किनको याद नहीं हुआ, किनको किनको याद नहीं हुआ, तेल या वसा अम्ल में NaOH मिला करके गर्म करने से क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल और साबुन बन जाता है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। अब इसका कुछ हम रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो यहाँ पर
ये वाला क्या चीज है, यही वासा हो गया, C17H35 है, तो क्या है सोडियम, हाँ ये एस्टियरिक अम्ल हो गया, क्या हो गया एस्टियरिक अम्ल। तो एस्टियरिक अम्ल यहाँ पर देखो 1 2 3, अब इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से एक चेन बन जाता है, CH2CO C17H35 CHCO C17H35 CH2CO C17H35, है कि नहीं, 3 अणु हो गया, कितना अणु हो गया 3 अणु हो गया सोडियम मतलब एस्टियरिक अम्ल का, तो 3 अणु हो गया, तो 3 अणु को मिलाया जाता है NaOH के 3। अब इसको याद कैसे रखोगे, ध्यान से देखो, इसी तरह से चीज आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है साबुनीकरण क्या है, इसका रिएक्शन दे, तो आपको इसी तरह से कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसके याद करने का आसान तरीका CH2CO CHCO CH2CO CH2CO, यहाँ पर H2 हटा देंगे 1 रहेगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, CH2CO CHCO, देखो ना यहाँ पर सिर्फ एक अंतर, बाकी सब तो वही चीज है, तो CH2CO C17H35 CHCO C17H35 CH2CO C17H35 CH2CO C17H35 CHCO C17H35 फिर CH2CO C17H35 हो गया, ठीक है। अच्छा ये किसका फॉर्मूला हो गया, वसा का, जिस भी वसा का हो C17 है तो क्या हो जाएगा एस्टियरिक, क्या चीज एस्टियरिक अम्ल का हो गया ये। और उसके बाद से 3NaOH बैलेंस करने के लिए 3 सोडियम, यहाँ पर KOH भी हो सकता है, क्यों अभी हम रीजन बताएंगे क्यों NaOH लेंगे या क्यों KOH लेंगे। देखो NaOH मिला देते हैं तो हमारा साबुन जो होता है वो हार्ड थोड़ा सा हो जाता है, और उसका जनरली यूज है उस तरह के साबुन का हम लोग कपड़ा वगैरह साफ करने में करते हैं। NaOH मिला देने से साबुन आपका कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है, और KOH मिलाने से साबुन आपका सॉफ्ट होता है, बात समझ रहे हो। तो NaOH मिलाओगे तो हार्ड हो जाएगा, और KOH मिलाओगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो नहाने के लिए कैसा साबुन चाहिए, ईटा के जैसा, कपड़ा धोने के लिए रगड़ते रहो जितना रगड़ना है, नहीं तो यदि काढ़ा बनाना है तो NaOH, और सॉफ्ट बनाना है तो KOH। आगे हम लिख दिए, आगे हम लिख दिए, सारी चीजें स्पष्ट करके आप लोगों को लिख दिए, ठीक है। तो फिलहाल ये रिएक्शन समझो, तो उसके बाद से होता क्या है, ध्यान से देखो, ये वाला चीज देखो CH2OH CHOH CH2OH, देखो यहाँ पर CH2 CH CH2OH, अब बाकी ये बन जाएगा सो C17H35 COONA सोडियम एस्टियरेट, साबुन के सूत्र ही ना बताए थे, सोडियम एस्टियरेट, ये हो गया ग्लिसरॉल, ये हो गया साबुन, ये हो गया ग्लिसरॉल, ये क्या हो जाएगा साबुन हो जाएगा। फिर एक साधारण प्रोसेस, तेल ले लो, तेल में NaOH डाल दो, उसको गर्म करो, तेल ले लो, तेल में क्या डाल दो NaOH, अब उसको गर्म करो, गर्म करोगे तो ग्लिसरॉल बनेगा और सोप बनेगा, साबुन बनेगा। अब सवाल है कि इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, तो हमें रासायनिक इक्वेशन लिखना होगा, तो बाई फॉर्मूला लिखना होगा, नहीं तो बाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये वसा अम्ल हो गया, जिसका सूत्र क्या होता है CH2CO C, हाँ उसके बाद से CHCO C17H35, अच्छा CH2CO C17H, उसके बाद NaOH मिलाते हैं तो ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का क्या हो जाएगा CH2OH CHOH और CH2OH, ये हो जाएगा साबुन, जो आपको बता चुके हैं C17H35 COONA अरे समझ में। अब ये साबुन आपका और ग्लिसरॉल तैयार, 2 प्रोडक्ट तैयार होता है, तो इसको हम बोलते हैं साबुनीकरण का बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, सह उत्पाद हो गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि साबुनीकरण में सह उत्पाद क्या होता है, तो मेन उत्पाद तो सोप हो गया, मेन टारगेट तो हमारा सोप ना तैयार करना था, तो ये मेन प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया बाई प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट, याद रखिएगा, ये हो जाता है सह उत्पाद, क्या हो जाता है सह उत्पाद हो जाता है, बाई प्रोडक्ट हो जाता है,
स या उपउत्पाद भी इसको कहते हैं। स उत्पाद हो गया, ये क्या हो गया, ये स उत्पाद हो गया। ये मेन उत्पाद है तो इसको सिर्फ उत्पाद बोलेंगे, मेन प्रोडक्ट बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, मेन प्रोडक्ट बोलेंगे। याद हो गया। साबुन कैसे बनाया जाता है, वसाअम्ल। वसाअम्ल में कौन सा वसा, ये वाला CH2COC17H35, CH2COC17H35, CH2CH, इसको NaOH मिलाते हैं तो बन जाता है ग्लिसरॉल, CH2OH, 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 और बन जाता है साबुन C17H35, COO। यहाँ पर के भी हो सकता था, के भी हो सकता था। अब इसको बनाने के लिए ये तो हो गया, कहने की चीजें है, ये मिला दिया तो हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। साबुन निर्माण के लिए जो होता है कच्चा सामग्री, मतलब क्या क्या चाहिए, तो तेल चाहिए, नहीं, जैसे औरंडी का तेल हो गया, नारियल का, है कि नहीं, तो इस समय ज्यादा आपको वसाअम्ल जो हम बताए ना वो चीज ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा क्या चाहिए, NaOH या KOH चाहिए। उसके अलावा NaCl चाहिए, नमक की जरूरत पड़ता है। किसकी जरूरत पड़ता है, नमक जो होता है ना, जब साबुन बनता है तो नमक हम डालते हैं। नमक डालने से ये होता है कि यहाँ पर देखो साबुन की घुलनशीलता को कम करता है। मतलब साबुन ऐसा ना कि कहीं रख दिए और तुरंत वो घुल जाएगा। साबुन मिला देने से पानी भी पड़ेगा तो जल्दी से नहीं घुलेगा, वो नहीं घुलेगा। दूसरा चीज ये होता है कि नमक जब हम डाल देते हैं ना तो साबुन को ऊपर ला देता है, और ग्लिसरॉल पानी के जैसा, तेल के जैसा नीचे रह जाता है। कैसे जलेबी हम लोग छानते हैं, तो छानते हैं तो तेल के ऊपर आ जाता है जलेबी, तो उसी तरह से साबुन ऊपर आ जाएगा, बाकी जो है अपना ग्लिसरॉल के फॉर्म में रह जाएगा, ग्लिसरॉल के फॉर्म में रह जाएगा। तो इसीलिए NaCl डाला जाता है ताकि उसकी नमी जो है, मतलब उसकी घुलनशीलता ज्यादा ना हो, है कि नहीं, ज्यादा नहीं हो। अब यहाँ पर प्रक्रिया में क्या होता है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर ये तेल हो गया, तेल में हम क्या करते हैं कि तेल में NaOH को मिला देते हैं, एक विलयन बन जाता है। उसके बाद से इसको हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने के लिए लगभग हम 10 से 15 मिनट तक गर्म करते हैं। कितने मिनट तक, जब वो, हाँ, 10-15 मिनट वो खौलने लगता है, तब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। एक एवरेज होता है, उसको हम नमक को क्या करते हैं, डाल देते हैं। नमक के अलावा इसमें रेजिन भी डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, रेजिन डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, रेजिन डाल दिया जाता है। अच्छा, रेजिन डालने से फायदा ये होता है कि वो जो होता है आपको ज्यादा साबुन वगैरह को चटकने वगैरह नहीं देता है, चटकने नहीं देता है। नहीं तो पता चला इसे साबुन है, ऐसे टूट गया, ऐसे रखा, ऐसे टूट फूट गया, है कि नहीं, तो वो सबसे सुरक्षित रखता है आपका कौन, रेजिन। कौन, रेजिन। तो साबुन में रेजिन भी मिलाया जाता है। उसके अलावा अब ये ग्लिसरॉल बन गया और सोप बन गया। क्या बन गया, तो जैसे उसको हम 10-15 मिनट तक गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद NaCl डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं। NaCl डालने के बाद से उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं क्या चीज, ये साबुन ऊपर आ जाता है। अब साबुन का मतलब कि ये क्या कहते हैं, जैसे हम लोग घी वगैरह ये करते हैं तो ऊपर नहीं मक्खन के जैसा ऐसा ऐसा भीड़ भीड़ शेप में आ जाता है, तो उसको साबुन को अब हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद से उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें अपने हिसाब से जो स्मेल देना है ना, तो उस स्मेल को हम लोग डाल देते हैं, सुगंध को डाल देते हैं। रेजिन वहां पर मिला दिया जाता है। रेजिन क्या कहते हैं, मिला दिया जाता है। और यदि ज्यादा पारदर्शी आपको बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, जैसे पियर साबुन हो गया, नहीं, देखते हो ना, ऐसा लगता है कि आप दिख रहा है, एक होता है ईंटा के जैसा, कुछ नहीं दिखेगा। तो ज्यादा पारदर्शी बनाना है तो एक ग्लिसरॉल आपको उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया है, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। और उसके बाद से सांचा होता है, एक शेप ढालने के लिए, जैसे ईंट वगैरह बनाता है लोग, देखते हो सांचा कैसे होता है हर चीज का, तो उसी के अंदर अब भीन भी सांचा होता है। लक्स वाला है तो अपना सांचा कुछ और तरह से बनाया है कि नहीं, पियर्स वाला कुछ और अपने टाइप से सांचा बनाया हुआ है, तो उसके अंदर इसको डाल देते हैं। और डालने के बाद से वो उस शेप का हो जाता है। कुछ नाम लिखना है तो सांचा में सब लिखा हुआ रहता है, और उसको हम इसे डाल देते हैं तो उस शेप का क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। और इस तरह से हमारा साबुन क्या होता है, तैयार हो जाता है।
फिर से समझाते हैं कि समझ में आ गया। ये हो गया साबुन का सूत्र हो गया, सॉरी ये वसा हो गया। वसा में NaOH डालते हैं, गरम करते हैं, 10-15 मिनट गरम करेंगे, NaCl डाल देंगे ताकि जितना साबुन है वो ऊपर आ जाए और उसमें क्या रहे, क्या रहे कि नमक क्यों डालते हैं। हाँ, अच्छा उसके अलावा उसमें हम रेजिन वगैरह भी डाल देते हैं। जब ये बाहर आ जाता है तो ये ग्लिसरॉल ये बन जाएगा। तो साबुन जो आता है उसमें हम यदि चाहें तो उसमें एक्स्ट्रा ग्लिसरॉल हम डाल सकते हैं। क्यों? ताकि वो हाँ कुछ हद तक वो पारदर्शी हो जाए, सुंदर लगेगा, साफ सुथरा लगेगा, सुंदर और साफ। और उसके बाद से उसको सांचा में ढाल करके चाहे तो आप उसके अंदर जो है स्मेल जो भी है अपना डाल सकते हैं, खुशबू है कि नहीं, ताकि खुशबू है तो उसको वो क्या करता है, डाल देता है। और इस तरह से अपना साबुन तैयार हो जाता है। NaOH डालोगे तो क्या होगा, हार्ड होगा। KOH डालोगे तो सॉफ्ट होगा। क्या होगा, सॉफ्ट होगा, नरम होगा। ठीक है। अब ये ग्लिसरॉल जो होता है साबुन का, तो हम लोग जानेंगे क्या क्या काम होता है इसका। ये ग्लिसरॉल जो होता है इसका भी बहुत सारा यूज होता है। इसका भी सबसे पहले ग्लिसरॉल यदि है तो आपके मुंह में मुहासा वगैरह है कि नहीं, तो वो लगाने से वो छूट जाता है। औषधि में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा आप चाहते हैं कि हमारा स्किन सॉफ्ट रहे तो ग्लिसरॉल मार्केट में मिलता है, उसका भी आप यूज करके लगा सकते हो। तो वो भी आपका इसका क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल का यूज जो है बम औषधि में तो करते ही है। देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल है कि नहीं। साबुन उपयोग एक सौ उत्पाद है। इसका उपयोग औषधि, श्रृंगार प्रसाधन, विस्फोटक पदार्थ एवं पेंट इत्यादि बनाने में कितना सारा प्रोडक्ट में किया जाता है। तो ग्लिसरॉल देखे हो, ये ग्लिसरॉल हो गया। आई इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ग्लिसरॉल नहीं देखो तो हम आप लोग ग्लिसरॉल दिखा देते हैं, हम आपको ग्लिसरॉल दिखा देते हैं। ये है आपका ग्लिसरॉल, ये वाला। ठीक है, ये क्या चीज है, ये ग्लिसरॉल है ये वाला। इसको बनाया गया इस टाइप में है कि नहीं, शेप में इसको बनाया गया है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। यदि मुहासा हो या हो तो इसको लोग लगाते भी ऐसे, या इसको यहाँ पे लिखा है ना, औषधि में, श्रृंगार प्रसाधन में। हाँ, तो ये एक तो ये सॉफ्ट रखता है स्किन को, और बाकी सब है अपना यूज किया जाता है औषधि में, है कि नहीं। तो कहीं कहीं औषधि में इसका यूज किया जाता होगा। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल हो गया। देखो लगभग ट्रांसपेरेंट है, क्या चीज है, अब एकदम पूरा सा ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन यही है, अब साबुन में इसको मिला देते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ऐसा लगता है कि आर पार क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा परफेक्ट होता नहीं, वो पारभासी हो पाता है। क्या हो पाता है, पारभासी होता है। आंशिक ही कुछ झलकता है, आंशिक क्या होता है, झलकता है। ये हो गया आपका क्या चीज, ग्लिसरॉल हो गया। क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। ये हो गया अपना कहाँ उत्पाद होता है, देखो इस तरह से करके उसको सप्लाई भी किया जाता है। और इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया उसका, केमिकल फॉर्मूला हो गया। चले आते हैं फिर अपना, अब हम बात करते हैं साबुन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसे प्रूफ करो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का, जैसे इसके, इस साबुन को यदि हम लिटमस पत्र से आप टेस्ट कर सकते हो, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो साबुन जो होता है हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का, अच्छा, ये नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होती है। इसमें नमी जो होता है ना 10% होता है। कितना होता है, 10% होता है। प्रयोग करते समय टूटता नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी जो है इसे खासियत हो गया। NaOH से बना साबुन कड़ा होता है, हार्ड होता है। MKOH से बना साबुन क्या होता है, मुलायम होता है, जो पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ नोट में, इसका दोष क्या होता है कि ये कठोर पानी में आसानी से झाग नहीं देता है। दूसरा, यह जल में कम घुलनशील होता है। ये कठोर पानी, पानी दो टाइप का, एक होता है मृदु पानी और एक होता है कठोर पानी, हार्ड। जैसे आप लोगों के घर पे चापाकल होगा तो आपको फील नहीं होगा कि वो कठोर है कि हार्ड, मृदु है।
वो साबुन आपको बता देगा। स्वाद वगैरह सब वैसे ही रहता है। स्वाद जो है पानी में कोई अंतर नहीं होता है। यदि आपका पानी मृदु होगा तो साबुन जो है, नहाने वाला साबुन या कपड़ा साफ करने वाला साबुन से पानी में डाल करके घुलाओगे तो झाग अच्छा देगा, मृदु रहेगा। तब बाल में लगाओगे साबुन तो झाग देगा। लेकिन वहीं यदि हार्ड रहेगा, कठोर रहेगा तो लगाओगे तो झाग नहीं देगा। तो समझ जाना कि वो कठोर है और जो झाग देगा वो कौन चीज है? मृदु पानी है। क्या चीज है? मृदु पानी है। तो ये और झाग जब देता है तो अच्छा से धुलाई का काम करता है। जो जितना अच्छा झाग देता है वो उतना ही धुलाई का काम करता है। और वहीं रेजिन डाल देने से झाग आता है। रेजिन बताए थे ना, तो रेजिन डाल देने से भी झाग उत्पन्न होता है। लेकिन कितना भी रेजिन डाल दो वो कठोर पानी में झाग उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसका दोष हो गया कि ये कठोर पानी में आसानी से झाग नहीं देता है। मतलब यदि घर पे कठोर आपका पानी जो है कठोर है तो उसमें आप अच्छा से धुलाई नहीं कर पाओगे, धुलाई, क्योंकि झाग नहीं देगा ये। अच्छा, फिर इसका दूसरा दोष ये है कि यह जल में कम घुलनशील होता है। जल में ज्यादा से बढ़िया से घुलता नहीं है जल्दी से। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने लाए अपमार्जक डिटर्जेंट लाए। क्या लाए? डिटर्जेंट लाए। ठीक है। आई डिटर्जेंट की ऐसे कहा जाता है कि डिटर्जेंट की उत्पत्ति जो है लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ। यह सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम से ही डिटर्जेंट का आविष्कार हुआ। ठीक है, इतना कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए अब हम बात करते हैं कि ये सफाई का कार्य कैसे, कहिए हो गया परसेंटेज, हो गया ये सब परसेंटेज लिख दिए। अब हम बात करते हैं कि ये सफाई का कार्य कैसे करता है। आखिर ये कपड़ा साफ कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है? नहीं, मतलब इसको हम धुलाई का प्रक्रिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धुलाई का प्रक्रिया बोल सकते हैं। धुलाई का प्रक्रिया। ये तो गया ग्लिसरॉल अपना। चलिए देखते हैं। साबुन एक, ध्यान देखो, साबुन एक लवण है जिसके कारण ये आयनिक होता है। साबुन क्या चीज है? देखो ये साबुन हो गया ये वाला ना, तो ये एक लवण है, साल्ट है। और आप जानते हैं कि आयन जो आयन होता है मतलब आयनिक है, और आयन जो होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है, एक धन आयन में और एक ऋण आयन में। तो साबुन जो होता है वो आयनिक होता है, जिसका सूत्र यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। अब इसको हम पानी में घुलाते हैं। किसमें घुलाते हैं? तो जब पानी में घुलाते हैं तो वो टूट जाता है। देखो ये हो गया, यहाँ पर क्या होता है कि ये हो गया यहाँ पर C17H35COO माइनस, मतलब ये Na अलग हो जाएगा और बाकी ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस पे आ जाता है प्लस चार्ज, ये वाला पार्ट पे क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आता है। इस पे आ जाता है माइनस, इस पे क्या आ जाता है? प्लस हो जाता है। और समझ में? अब इसका इसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से होता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाला आपका होता है। अब मान लो कि इसमें कार्बन तो हमारे पास कम है, लेकिन मान लो कि इसमें बहुत सारा कार्बन है, कम से कम मान लो 17 कार्बन है इसमें। तो ये काला वाला है ना, आपको कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? ये व्हाइट वाला देख रहे हो ना, इसको, ये हाइड्रोजन को। और ये रेड वाला है ना, ये आपको ऑक्सीजन को सूचित कर रहा है। किसको सूचित कर रहा है? ऑक्सीजन को। ठीक है, ये ऑक्सीजन को। और ये वाला है ना, Na को सूचित करता है। किसको? Na को सूचित करता है, सोडियम को सूचित करता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ध्यान से देखो यहाँ पर CO, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होगा? ये तो आपका हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका R हो गया। कौन सी हो गया? R हो गया। R COONA यही डायग्राम तो हम बनाए यहाँ पर। ध्यान से देखो यहाँ पर ये R हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? R। ये आपका R हो गया। ये हो गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड
ओ, सी डबल बॉन्ड है ओ। अच्छा, उसके बाद से देखो ओ, ये ओ है यहाँ पर, तो सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या हो गया, Na हो गया। तो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एन ए। अब इसको हम पानी में घुलाते हैं, क्या करते हैं, तो पानी का मोलकुल क्या होता है, पानी में क्या होता है, जल्दी से बोलो, H2O। पानी का सूत्र क्या होता है, तो पानी का सूत्र होता है आपका H2O। H2O का मतलब होता है, ध्यान से देखो, एक H हो गया, O हो गया, और क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, इस तरह से होता है। अब इसका डायग्राम यहाँ पर है, ध्यान से देखो यहाँ, चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया आपका H2O का सूत्र हो गया, ये वाला, ये हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, क्या हो गया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो, सॉरी, हाँ ये ऑक्सीजन हो गया, चलो ऑक्सीजन हो गया वाला। अब ये जल का सूत्र हो गया, क्या हो गया, जल का। तो जल का ये प्रॉपर्टीज होता है, जल का ये प्रॉपर्टीज होता है, ध्यान से देखो यहाँ पर कि ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं कि ये बॉन्डिंग जो बनता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है, वैलेंसी कितना होता है, और परमाणु संख्या कितना, 8, तो 2 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 4 5, और कितना हो जाएगा, 6। और हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का एक एक होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा, और इसके साथ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा, तो साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अब बाकी इसके पास कितना रह गया, 4 रह गया। अब ध्यान से देखो, अब ये बन गया इस टाइप से, इस टाइप से बन गया। अब इसका नेचर क्या होता है जल का, ध्यान से देखो यहाँ पर कि पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, साझेदारी वाला, तो इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है, ऐसा फील होता है कि ये बीच में ना होकर के, सेंटर में ना होकर के, इस इलेक्ट्रॉन को ये अपने नजदीक यहाँ पर ला लेता है, यहाँ पर ला लेता है इसको। तो इस स्थिति में इसके ऊपर अभी इसका मतलब कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, ग्रहण किया, तो इस पे आ जाता हल्का सा प्लस, और इस पे आ जाता हल्का सा माइनस आ जाता है। तो वही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको, इस पे आ जाएगा क्या चीज, ये ऑक्सीजन, सॉरी ये क्या हाइड्रोजन हो गया ना, इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक आयनिक बॉन्ड के जैसा लगता है, पोलर बॉन्ड के जैसा लगता है, किसके जैसा लगता है। अब जब हम पानी में इसको हम डालते हैं, यही ना आपका हो गया ये वाला, यही ना आपको कहाँ गया, हाँ ये वाला, यही ना स्ट्रक्चर हो गया, साबुन का स्ट्रक्चर यही हो गया, जो अभी आपको दिखाए थे, हम अभी आपको दिखाए थे, यही चीज हो गया। अब हम पानी के अंदर जब इसको हम डालते हैं, पानी के अंदर, पानी के अंदर जब इसको हम डालते हैं इस तरह से पानी के अंदर, तो होता क्या है कि पानी जो होता है ना, वो उस पे क्या आ गया रहता है, ऋण आवेश, क्या गया रहता है, ऋण आवेश, इस पे क्या होता है, प्लस। तो ये पानी क्या करता है, इसको हल्का सा इसको खींच देता है। अब यहाँ से ये Na निकल करके जल में चला जाता है, तो जल में आ जाएगा, तो इस पे आ जाता है प्लस, और इस पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से इस पे आ जाता है, इतना भाग पर कौन सी आ जाता है, माइनस, और इस पे क्या आ जाता है, प्लस। तो जल को जब हम, जल में जब साबुन को घुलाते हैं, तो वहां से जो जल का Na होता है,
वो पानी में जाकर के टूट जाता है। क्यों टूटता है उसका रीजन समझा दिए, क्योंकि जल एक्चुअली जो होता है ना, जल में वो जो होता है ऑक्सीजन पर आ जाता है कौन सा, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज होने के कारण जो होता है पूरे जल के अंदर एक क्या बोलते हैं, एक उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रिक, और जहाँ आयन होंगे वहां फील्ड बनेगा ना। तो ये H2O में जो होता है, जल में जो होता है, जल जो होता है वो आयन में टूट जाता है, मतलब आयन उसके ऊपर आ जाता है, और उसके चलते जो होता है पूरे जल में क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस Na को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, और Na वहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि एक चीज बताओ, साबुन को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो इसमें से Na क्यों अलग हो जाता है, इसका रीजन बताओ। इसलिए कि जल जो होता है वो एक आयनिक बॉन्ड होता है, पोलर स्थिति में होता है, जिसके चलते उसके चारों ओर बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनता है ना तो बल लगाता है, तो Na के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगाता है, जिसके कारण ये Na जो है वहां से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस पे चार्ज आ जाता है, तो इस पे आ जाता है प्लस, और इस पे क्या जाता है, माइनस। इसीलिए इस पे आ जाता है माइनस, इस पे क्या जाता है, प्लस आ जाता है। याद रहेगा। अब यहाँ से निकल गया, अब यहाँ से निकल गया तो इस पे आ जाता है कौन सा, प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन लेकिन यही तक वो माइनस चार्ज होता है, इधर वाले पर एक सब हाइड्रोकार्बन हो गया, तो इस साइड वाले पर कोई चार्ज नहीं आता है। बात समझ रहे हो ना। इस पे जो है आपका, इस पे, यहाँ से इस पे जो है आपका सिर्फ इस पे, ये वाला पार्ट पर, ये वाला पार्ट पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब बाकी ये हाइड्रोकार्बन हो गया, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए जब साबुन को जब हम जल में डालते हैं तो Na अलग हो जाता है, तो इस पे आ जाता है माइनस। अब बाकी ये वाला पार्ट जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर भाग, और इसको बोलते हैं नॉन पोलर। मतलब ये हो गया ध्रुवीय, इस पे चार्ज आ गया, और इसको क्या बोलेंगे, अध्रुवीय। इसको बोलेंगे पोलर, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट्स हो गया, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन इस पे कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस, ऋण आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है, तो इस पे आ जाता है आपका ऋण आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। अब इस चीज को, अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं ये वाला डायग्राम, ये वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पे आ गया चार्ज, और इस पे कोई चार्ज नहीं आया, इस पे कोई चार्ज। देखो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट्स हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अध्रुवीय, और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय। ये तो अलग हो गया, Na कौन सी हो गया, अलग हो गया। इस पे आ जाता है चार्ज, और इस पे ये हो जाता है, इस पे कोई चार्ज नहीं आता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर, और इसको बोलते हैं पोलर। अब इसको हम लोग समझने के लिए इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं टेल। तो इसको आपको समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पर आ गया है। तो ये हो गया एक्चुअली, ये ऐसे ऐसे लाइन जाकर के मिला है ना, कार्बन को सूचित करता है। किसको सूचित करता है, कार्बन। ये आपको सूचित करता है कार्बन को। किसको सूचित करता है, ये कार्बन को आपको सूचित करता है। ये कार्बन को सूचित करता है, ये सब कार्बन को सूचित करता है, ये सब कार्बन को सूचित करता है, कार्बन को सूचित करता है। तो ध्यान दो के यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट्स हो गया, ये वाला हो गया आपका क्या कहते हैं इसको, ये नॉन पोलर, ये क्या हो जाएगा। अब ये पोलर में खासियत क्या होता है कि ये पानी के तरफ अट्रैक्ट होता है, ये होता है गंदगी के तरफ। ये हो गया, ये हो गया वाटर लविंग, जल रागी सीरा इसको बोलते हैं। ये हो गया वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग मतलब ये जल विरागी सीरा हो जाएगा। मतलब ये गंदगी के तरफ, ये गंदगी के साइड में जाकर के चिपकता है, गंदगी की तरफ जाकर चिपकता है। ये किसके तरफ, पानी के तरफ। नहीं, इसको बोला जाता है जल रागी। क्या बोला जाता है, जल रागी।
क्या बोला था इसको? इसको बोला जाता है जल रागी। जल रागी सीरा, नहीं, जल वाटर लविंग सीरा, क्या बोलते हैं, हेड। आइए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जल विरागी, मतलब जल विरोधी, जल विरागी सीरा, वाटर हेटिंग सीरा, हेटिंग सीरा। टेल बोलो इसको, है कि नहीं, टेल बोलो इसको, टेल है यहाँ पर, है तो टेल बोलो। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड, इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रो, तो जो आपको याद रखो, तो मेरे ख्याल से यही याद रहेगा, जलरागी और जल विरागी, जलरागी जल विरागी, जलरागी जल विरागी, जलरागी जल विरागी, हो जाएगा, इतना याद रहेगा। अच्छा, अब ये किसके तरफ जाएगा, पानी के तरफ, ये किसके तरफ, गंदगी के तरफ, तो ये जाएगा पानी के तरफ, ये जाएगा पानी के तरफ, ये जाएगा किसके तरफ, हाँ, ये जाएगा गंदगी के तरफ। गंदगी का मतलब जो आयली पदार्थ होता है ना, गंदगी के तरफ, इसके तरफ जाएगा ये, इसके तरफ जाएगा ये। और इसी को हम बोलते हैं मिसेल। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम बोलेंगे मिसेल, याद रहेगा, इसको क्या बोलेंगे आप, मिसेल। अब मिसेल को हम क्या करते हैं, अब हम मिसेल को क्या करते हैं, आपको इस टाइप से, अब इसको समझे, ये हो गया आपका मिसेल। ये कौन सा सीरा हो गया, जलरागी। ये कौन सा सीरा हो गया, जल विरागी। मतलब ये कचरा के तरफ जाएगा, ये किसके तरफ, पानी के तरफ। ये जितना आप देख रहे हैं ये सब मिसेल है। ये कौन सी है, ये भी मिसेल, ये भी मिसेल, ये भी मिसेल। अरे समझे। अब हम चलते हैं धुलाई का काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम आते हैं। ये हो गया अपना गंदगी हो गया, कौन सी हो गया, ये फैट हो गया। क्या हो गया ये देख रहे हो फैट है। फैट का मतलब कपड़ा पर कोई, ये कपड़ा हो गया ये वाला, इस पे आयल वगैरह गिर गया। आखिर धूल कण भी साबुन से साफ होता है, वो तो ऐसे ही पानी में से करोगे तो निकल जाएगा। आयली चीज ही चिपक जाता है कपड़ा से। तो ये हो गया अपना, ये आयली कोई फैट हो गया, ये जो कपड़ा में चिपका हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि साबुन को पानी के अंदर डालते हैं। तो जैसे ही डालेंगे तो साबुन का ये एन सीरा वहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये वाला बन जाएगा। तो इस पे आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं, मतलब इसको हम कहेंगे जल विरागी। ये क्या हो जाएगा, जल रागी। अब पानी के अंदर हम डालेंगे तो, अब ये बताओ, ये किधर जाएगा, जल की तरफ, ये किसके तरफ, किसके तरफ, इसको क्या बोलते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं इसको, मिसेल। अब एक तो मिसेल हो गया। अब मान लो कचरा हो गया, तो कचरा की तरफ ये जाएगा नहीं, तो ये आकर के ऐसे ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से क्योंकि साबुन को जब घोलते हैं तो बहुत सारा मिसल से बनता है। अब मिसल झाग उत्पन्न करता है, नहीं, इस तरह से। अभी देखो दूसरा इधर आ जाएगा, तीसरा इस तरह से आ जाएगा, तीसरा इस तरह से आ जाएगा। अब जितना सीरा है ना ये वाला, वो सब गंदगी की तरफ आ जाएगा, ये वाला सीरा किधर हो जाएगा, पानी की तरफ हो जाएगा। किसके तरफ हो जाएगा, पानी की तरफ हो जाएगा। और इस तरह से चारों ओर से देखो, इस तरह से वो आकर के गंदगी से ये मिसेल जो है चिपक जाएगा। और इसको हम ऐसे ऐसे मारते भी हैं, है कि नहीं, कितना देखता होगा, लबेदी से भी पीटता है, हाँ, तो वो लबेदी से नहीं, कपड़ा फट जाएगा। तो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो प्रेशर देते हैं ना, तो ये क्या होता है कि ये मिसेल जो है ना, वो गंदगी को लेकर के ऊपर उठ जाता है। कहाँ उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है।
और जैसे ही ऊपर उठता है ना, तो बाकी जो मिसल है ना, वो इधर से भी आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है। अब एक मिसल का झुंड जो है, कचरा का कुछ पार्ट्स को लेकर के ऊपर आ जाएगा, इस तरह से पानी के ऊपर आ जाएगा। उसी तरह से आपको जरूर नहीं है कि एक ही बार में आपको इतना बड़ा कचरा को पूरा झुंड बन के एक ही बार है जो, चलो क्या कहते हैं, कोई पत्थर वगैरह से कुछ नहीं उठाते हैं कि 10 आदमी मिल करके उठा ले, ऐसा नहीं होता है। इसके पार्ट पार्ट करके जो है, और मिसल जुड़ करके अलग अलग क्या करता है, उसको करता है। तो मान लीजिए कुछ पार्ट को मिसल का झुंड इस तरह से बन करके उठा दिया, कुछ पार्ट को इस तरह से उठा दिया, कुछ पार्ट को इस तरह से उठा दिया। अब ये पानी में तैरने लगता है, तो तुम अब फिर ये वापस इस तरह से नहीं आकर के बैठेगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा। अब बताओ क्यों नहीं आएगा। इस तरह से झुंड में वो कहीं कहीं आपको दिखता है, इस पे लाइट पड़ता है तो परावर्तन होता है, जिसके चलते वो चमकते हुए महसूस हो। देखते हो ना, सर्फ वगैरह चाहे कुछ ऐसे डालते हैं हम लोग, तो चमकता हुआ महसूस होता है नहीं, तो वहीं चारों ओर से मिसल आ जाता है कि नहीं। अब कचरा की तरफ ये वाला भाग सट जाता है, और बाकी भाग जो क्या रहता है, ऊपर पानी की तरफ रहता है। और इस तरह से जिसकी जितनी औकात है उसके हिसाब से कचरा को ले करके झुंड बना बना करके भाग देते हैं। चींटी वगैरह का है कि नहीं, कचरा तो बहुत कचरा रहता है, तो उसमें से अपने अपने हिसाब से 10 पे मिल जाता है, जितना उससे उठ जाए लेकर के भाग जाता है। वो पाट पाट करके लेकर क्या हो जाता है, भाग जाता है। उसी तरह से ये मिसल जो है ना, पाट पाट करके गंदगी को उठा करके और पानी में से तैरते रहता है। तो हमारा प्रश्न है कि ये ये फिर वापस में आकर के चिपकता क्यों नहीं, ये इसे चिपकता क्यों नहीं है, बोलो जल्दी से, क्यों नहीं चिपकता है, क्यों नहीं चिपकता है। चलो, इसका रीजन मेरे यहाँ पर है, मेरे हाथ में है यहाँ पर। इस पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव है। अरे पोपट, ये कौन सा चार्ज है, COO माइनस वाला है, तो निगेटिव चार्ज है इस पे। अब दो निगेटिव देखो, एक मिसल ये हो गया और दूसरा मिसल ये हो गया, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा, तो दो इस पे भी सेम वही आवेश है जो इस पे है, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव, समान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, तो इसीलिए ये नहीं जुट पाता, एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक दूसरे के नजदीक जाएगा ये कभी, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करता है, इसीलिए एक दूसरे के नजदीक ये नहीं आ सकता है। एक बार कचरा साबुन से निकल, मतलब कपड़ा से निकल गया ना, एक बार एक कचरा जो है कपड़ा से निकल गया, इस तरह से झुंड झुंड में बन जाएगा, तो फिर वो दोबारा जो है आकर के कपड़ा से नहीं चिपकेगा, ये वापस में भी ये झुंड नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा, समझ में आ गया। साबुन के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं जल रागी और दूसरे को बोलते हैं जल विरागी। तो जल रागी पर ऋण आवेश होता है और जल विरागी पर कोई आवेश नहीं होता है। तो जल रागी हो गया ये वाला, जल विरागी हो गया। तो जल रागी जो होता है वो जल के तरफ, जल से जाकर आकर्षित होता है, ये होता है कचरा से। इसीलिए साबुन को जब घुलाते हैं तो कचरा से जाकर के क्या हो जाता है, इस तरह से चिपक जाता है। और जब इसको हम ऐसे हाथ से ऐसे करते हैं तो प्रेशर पड़ता है, तो जिसके चलते कचरा को लेकर ऊपर उठता है, और फिर इसके जो बाकी हिस्सा इसमें भी जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है, इस तरह से गुच्छा के जैसा बन जाता है, इस तरह से गुच्छा के जैसा। अब प्रश्न है कि दो गुच्छा एक दूसरे के नजदीक क्यों नहीं आ सकते हैं या क्यों नहीं जुड़ सकते हैं। इसलिए नहीं जुड़ सकते हैं कि यहाँ पर जो मिसल है, तो मिसल का ये जो सीरा होता है, ये वाला, इसमें होता है कौन सा आवेश, माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, समान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाता है। अभी कहीं डाउट है कि कैसे कपड़ा साफ होता है, इसी को बोलते हैं कपड़ा की शोधन प्रक्रिया, कपड़ा की सफाई कैसे होता है। कोई दिक्कत कि फिर से समझाएं, बोलिए। तो चलिए, ध्यान यदि होगा तो मेरे ख्याल से अब कुछ ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। फिर ये भी समझा दिए कि साबुन हम डालते हैं जल के अंदर तो उसमें से Na क्यों अलग हो जाता है। जब तक Na अलग नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं आएगा। तो Na को अलग करने के लिए पानी उसका रीजन है। पानी के अणु पर जो होता है आ जाता है ऋण आवेश। कौन सा आवेश आ जाता है, क्योंकि रीजन को समझा चुके हैं। हल्का सा उस पर निगेटिव मतलब आयनीकृत हो जाता है। पानी के जो कण होते हैं वो आयनीकृत होते हैं, आयन में टूट जाते हैं, हल्का सा फील होता है इसे। और आयन में जब आयन उसके ऊपर आ जाता है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जिसके चलते वो Na पर बल लगाता है
अब बल के कारण वो NO वहां से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह से अलग हो जाएगा, तो ये बन जाता है आपका, ये वाला कहाँ गया, ये वाला बन जाता है, इसमें से Na क्या हो जाएगा, अलग, तो इस पे आ जाता है, तो माइनस सिर्फ इसी पर आता है, ये वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O पर माइनस आता है, बाकी ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पे माइनस नहीं आता, कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब आयनीकृत नहीं होता, ये वाला पार्ट आयनीकृत हो जाता है। तो जो आयनीकृत भाग है तो उसको इस तरह से दिखाया गया है, ये वाला हो गया। अब बिना आयनीकृत वाला भाग ये हो गया, मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट ये वाला हो गया। इसको बोलते हैं ये जल से लगा होता है, जल रागी हो जाता है, जल विरागी हो जाता है। इसको हेड और इसको टेल, तो हेड जो होता है पानी के तरफ और टेल जो होता है गंदगी के तरफ। यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस होता है। कठोर जल के साथ साबुन का व्यवहार कैसे होता है? कठोर जल में ध्यान से देखो, कठोर जल में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। कठोर जल में क्या होता है, और मृदु जल में ही नहीं होता है। तो कह रहा है कठोर जल में CaMMg के लवण होते हैं, जिससे साबुन अभिक्रिया कर अघुलनशील श्वेत दही के समान पदार्थ, जिसको एस्कम या अवक्षेप कहते हैं, बनता है, जो कपड़ों से चिपक जाता है। साबुन क्या करता है कठोर पानी में, कि कठोर पानी में Ca कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। जब साबुन को हम पानी के अंदर डालते हैं कठोर पानी में, तो वो क्या करता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है और दही के समान जो है एक पदार्थ बनाता है, जिसको हम एस्कम या अवक्षेप कहते हैं। कठोर पानी में जब साबुन को डालते हैं तो कठोर पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम से वो रिएक्ट करके और एक दही के जैसा अघुलनशील पदार्थ बनाता है, जिसे हम एस्कम या अवक्षेप कहते हैं। अघुलनशील होता है, वो क्या होता है, और वो कपड़ा के साथ आपके क्या हो जाता है, चिपक जाता है, चिपक जाता है। इसीलिए कठोर पानी में अच्छा से साबुन से सफाई नहीं हो पाता है। तो इसके विकल्प के रूप में हमारे पास आया क्या चीज, अपमार्जक आया। क्या आया, अपमार्जक आया। तो ये भी क्या चीज है, ये भी लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल Na के जगह पर और K के जगह पर आपका हो जाएगा अमोनियम या सल्फोनेट लवण आ जाएगा, बस सूत्र वही सब होता है, टोटल प्रक्रिया वही होता है, उसमें भी हेड टेल। फर्क क्या पड़ता है, इसका सूत्र ये वाला हो गया SO3Na, जिसको हम सोडियम लॉरिल सल्फेट कहेंगे, या SO3Na सोडियम सिटाइल सल्फेट कहेंगे। क्या 16 वाला हो जाएगा। तो ये हो गया, ये अपमार्जक। तो मेन हमारा कौन सी है, सोप है, उस पर आप फोकस रखिएगा, उस पर फोकस रखिएगा। अपमार्जक की विशेषताएं क्या है, ये कठोर एवं मृदु जल में समान झाग देता है, यह उदासीन होता है, न तो इसमें एसिड नेचर का होता है और न तो बेसिक नेचर का होता है कि नहीं, एसिड नेचर का भी नहीं होता है और बेसिक नेचर का भी नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसका उपयोग शैम्पू, वाशिंग पाउडर, कपड़ा धोने के उत्पाद इत्यादि में किया। वाशिंग पाउडर जैसे मान लो कि निरमा हो गया, व्हील हो गया, टाइड हो गया, है कि नहीं, बहुत सारा साबुन आपका सर्फ आ जाएगा, तो सर्फ में अपमार्जक डिटर्जेंट मिला करके बनाया जाता है। उसमें डिटर्जेंट उसमें क्या कहता है, लगभग 30-35% डिटर्जेंट होता है उस सब में। कितना परसेंट, 30-35% डिटर्जेंट होता है उसमें, ठीक है। और साबुन के तुलना में इसमें सफाई क्षमता कौन सी होता है, अच्छा से साफ करता है। इसीलिए आजकल मार्केट में साबुन का, खास करके कपड़ा धोने वाला साबुन का उठना हो गया है। लगभग किसी ही घर में जो है साबुन यूज होता होगा। हर घर में आजकल हम लोग अपमार्जक डिटर्जेंट का यूज करते हैं, क्योंकि सफाई अच्छा से करता है। उसको कठोर और मृदु जल की जरूरत नहीं है, किसी भी जल में सफाई जो है एक बेस्ट करेगा, क्या करेगा,